Hello students, good morning to everybody. So today we are starting very important, interesting and good chapter. The name of the chapter is mole concept and according to NCERT it is called as some basic concept of chemistry. अब इस चैप्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर हमारा एक बार मोल कंसेप्ट का रिवीजन करवा दीजिए, हमको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे और जो स्टूडेंट्स इसे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, पहली बार वो मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर को लेकर हम बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों पर भी फोकस करेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स पे भी फोकस करेंगे, जिससे हमारे ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व हो जाएं, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हो चाहे वो मेडिकल का क्वेश्चन हो। Okay, so today we are starting mole concept and in which we shall discuss about, हम सबसे पहले मोल कंसेप्ट में मोल के कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे कि मोल के कन्वर्जन क्या क्या होते हैं, ठीक है, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद मोल कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे केमिकल इक्वेशन पे, जिसमें मैं आपको मेथड्स बताऊंगा, मोल मेथड, पीओएसी मेथड, मास मेथड, इक्विवेलेंट मेथड, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके 90 to 95% क्वेश्चंस इसके न्यूमेरिकल बेस सॉल्व हो जाएंगे। व्हाई आई एम आस्किंग अबाउट 90 to 95%? बिकॉज कुछ 5% 10% क्वेश्चंस को समझने के लिए हमको हायर क्लास का यूज करना पड़ता है कंसेप्ट, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं इस कंसेप्ट के बाद हम इसमें स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सो इट्स ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन योर सॉल्यूशन चैप्टर, क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट को लेकर। सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज मोल, तो मोल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मोल होता क्या है। सो मोल इज व्हाट? मोल इज अ अमाउंट ऑफ substance, mole is the amount of substance which contain many entities. Mole is the amount of substance which contain many entities and it is equal to एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर के लिए सिंबल हम यूज करते हैं Na या N नॉट। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो मोल क्या है? एक एसआई यूनिट है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करती है, जो एवोगैड्रो ने बताया था, ठीक है। अब अगर कहीं पर हमको लिखा हुआ मिल गया 1 मोल एनी सब्सटेंस, 1 मोल एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के आगे अगर आप 1 मोल लगा देते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट को समझ में आ रहा नहीं होगा कि एंटिटीज का मतलब क्या है। एंटिटीज इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, एटम्स भी हो सकते हैं इसमें, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एंटिटीज को। सो एंटिटीज इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स, इस तरह से। तो 1 मोल अगर मैं कहीं पर भी लिख देता हूं 1 मोल एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के आगे अगर हमने 1 मोल लिख दिया तो इसका मतलब होगा इट कंटेन 6.023 10 to power 23। इट मे बी एटम्स, इट मे बी मॉलिक्यूल्स, इट मे बी आयंस, ये कुछ भी हो सकता है। सो 1 मोल एनी सब्सटेंस इफ रिटन, सो इट्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं 1 मोल दिस चॉक, सो 1 मोल दिस चॉक कंटेन 6.023 10 to power 23, हम बोल सकते हैं इतने इसमें एटम्स हैं, इतने इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, ये मोल आया कहां से, जो शायद ही आज तक आपको किसी ने बताया होगा या आपने कभी सुना होगा, ठीक है। आइए बात करें मोल कंसेप्ट में। ये जो मोल एवोगैड्रो नंबर हम यूज कर रहे हैं Na, तो एक्चुअल में होता क्या था। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मास क्या होता है, तो आप क्या आंसर देंगे? मास क्या होता है? मास आप बोल देंगे मास एसआई यूनिट, आप केजी बोल दोगे, उसका किलोग्राम फुल फॉर्म बता दोगे। एक्चुअल में मास आया कहां से? तो अगर हम बात करें तो कई सालों पहले साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड बना दिया 1 kg, गोल्ड का एक वैट रख दिया 1 kg का, और उसको लेके कंपेयर करने स्टार्ट किया। अगर मैं सपोज बोलता हूं कि ये चेयर 10 kg है, इट मीन्स दिस चेयर इज 10 times हैवियर देन द 1 kg। तो आज भी उसको ग्लास कंटेनर में कैप्ट करके म्यूजियम में रखा गया है। सेम उसी तरह एक गोल्ड की रॉड रखी गई है 1 फीट की। तो अगर मैं बोलता हूं इस बोर्ड की विड्थ है 8 फीट, इट मीन्स दैट कि वो जो 1 फुट का एक गोल्ड का रॉड रखा गया ग्लास कंटेनर के अंदर, उसके कंपेरिजन इट इज 8 times मोर देन। उसी तरह एक गेहूं का दाना रखा हुआ है गोल्ड का, अगर मैं बोलता हूं कि ये मार्कर 10 ग्राम है,
It means that it is a 10 times heavier which is present in a glass container. 1 ग्राम के कंपेरिजन में 10 ग्राम है ये। आगे बात समझने, उस टाइम पे वो चाहते तो ये बोल सकते थे 1 kg इज इक्वल टू मास ऑफ एलिफेंट, तो हम ये समझ के चलते कि एलिफेंट का मास कितना होता है 1 kg, उसके कंपैरिजन फिर करना पड़ता। उसी तरह यहां पर उसको स्टैंडर्ड बना दिया गया। यहां पर क्या हुआ कि एवोगैड्रो बताना चाहते थे कि 1 मोल अगर किसी के सामने लिख दिया जाए तो मोल क्या है, एक एसआई यूनिट जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करती है, ठीक है। तो अगर हम 1 मोल की बात करें तो इसमें कितने एटम या मॉलिक्यूल होंगे, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। सुबह से लेकर शाम तक कोशिश करते रहे, लास्ट में कुछ भी जब नहीं मिला तो ये डेट पे नंबर रख दिया। इट इज अ 23 अक्टूबर 6 AM to 6 PM। एक बार और सुनिए, 23 अक्टूबर 6 AM to 6 PM। तो 23 अक्टूबर हो गया और 6, और ये 2 into 3 6, तो 6 AM to 6 PM 23 अक्टूबर को खोजबीन कर रहे थे, कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो उसी नंबर पे, उसी डेट पे ये नंबर रख दिया गया। तो इसलिए कुछ बुक्स में 6.022 रखा होता है, कहीं पर 6.023 होता है, एक्चुअल में आपको यही यूज करना है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए अब हम बात करें, इसमें कुछ हमको कन्वर्जन मालूम होनी चाहिए। जैसे अगर कहीं पर हमको लिखा है 1 ग्राम एटम, कहीं पे लिखा हुआ मिलता है 1 ग्राम एटम। व्हाट डू यू मीन बाय 1 ग्राम एटम? मतलब मास तो बताना है एटम का, लेकिन 1 ग्राम एटम का मतलब होगा मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम। सेम 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर कहीं लिखा हुआ हो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। और क्या आंसर आएगा भी मैं आपको समझाता हूं इसमें। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर लिखा है तो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा इन ग्राम, उसे हम बोलेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल। इसी तरह 1 ग्राम इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का होगा मतलब कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के 8 तरीके हैं। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, मेटल का, नॉन मेटल का। और रिडॉक्स में 3 तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन की। तो इक्विवेलेंट वेट, अगर किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट आप निकालते हैं तो 1 मोल सब्सटेंस का जो आपने इक्विवेलेंट वेट निकाला और अगर उसके आगे लिख दिया गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो उसका मतलब इक्विवेलेंट वेट जो होगा वही किसके इक्वल हो जाएगा? मास के इक्वल। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? और एक बात और याद रखनी है आपको, 1 AMU कितना होता है? तो 1 AMU की अगर मैं बात करूं तो 1 AMU स्टैंड्स फॉर व्हाट? अगर हम AMU की बात करें तो AMU का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो 1 AMU अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो 1.67 10 to power -24 ग्राम। 1 AMU is equal to 1.67 10 to power -24 ग्राम। केजी में लिखना चाहें तो 10 to power -27 केजी। ये मैं इसलिए आपको ये स्टार्टिंग में बता रहा हूं, आगे चल के कहीं पर यूज में आएगा तो इसको हम याद रखेंगे, काम में लेंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब AMU के स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास सपोज मोल का फॉर्मूला अगर हमको बताना है, तो अगर किसी भी सब्सटेंस के मोल निकालने हैं तो हमको चाहिए होगा उसका गिवन मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास हम यूज कर सकते हैं, या फिर अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास। दिस इज द फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रॉम गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। केजी में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कर लीजिए, मिलीग्राम में तो कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास पहला फॉर्मूला मोल का। मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। डू यू नो व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास की अगर स्टेटमेंट हम करें तो यहीं से हम रिलेट कर सकते हैं। एटॉमिक मास का एक्चुअल मतलब क्या होता है? इट इज अ मास ऑफ एन एटम एंड इट इज हाउ मच हैवियर एज ऑन कंपेरिजन विद 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप। तो कोई एटम कार्बन के
कंपैरिजन में कितना हैवियर है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसका एटॉमिक मास। कैन यू टेल मी व्हाई कार्बन इज सिलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मासेस? कार्बन में ही ऐसा अनोखा क्या है, खास बात है कि कार्बन को सिलेक्ट किया गया एज अ स्टैंडर्ड। ये भी शायद आपको किसी ने आज तक बताया नहीं होगा, मैं बताता हूं। देयर आर द 5 कंडीशन, if any atom satisfy the 5 condition, it is eligible or selected as a standard atom for calculation of atomic masses of all atoms. So what are the 5 conditions? First condition, जिस एटम को हम स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं वो एटम इजीली अवेलेबल हो, उसकी अवेलेबिलिटी इजी हो, हर जगह वो इजी मिल जाए। एंड वी नो दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अ मेड अप ऑफ कार्बन। दिस बोर्ड इज मेड अप ऑफ कार्बन, वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। अब वो चीज कार्बन की बनी है या नहीं बनी है, चेक करने का सिंपल तरीका है कि हम क्या करें, उस सब्सटेंस को हम बर्न करें, उसमें से जो भी स्मोक निकला उसको हम लाइम वाटर में डाल दें। लाइम वाटर का कलर व्हाइट से अगर मिल्कीनेस आता है, इट्स शोज दैट इट्स शो प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो ये बताएगा कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड की बनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना ये कंफर्म करेगा वो सब्सटेंस कार्बन का बना हुआ है। वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को एक बार जला के चेक करें कि सर ने सही बोला या गलत बोला, ठीक है। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो पहली कंडीशन इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हर जगह मिल जाए, ठीक है। दूसरी बात, जिसको हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी होनी चाहिए, रिएक्टिव इन नेचर। अगर ये बोर्ड कार्बन का बना हुआ है तो उसको हम जला दें, कंबशन शो करेगा, जल जाएगा, राइट। तो उसकी रिएक्टिविटी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट इजी अवेलेबिलिटी, सेकंड पॉइंट रिएक्टिव इन नेचर, थर्ड नॉन रिएक्टिव इन नेचर। वो नॉन रिएक्टिव इन नेचर भी होना चाहिए। तो जैसे अगर बोर्ड कार्बन का बना होता, अगर मैं हैंड रब करूंगा, नॉन रिएक्टिव इन नेचर, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। तो रिएक्टिव भी होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव भी होना चाहिए, मतलब हम कंट्रोल कर सकें उसके ऊपर, कंट्रोल रिएक्शन शो करवा सकें। चौथी बात, उसके कोई भी आइसोटोप नहीं होने चाहिए। अब ये स्टेटमेंट में जो बोल रहा हूं, इसके कोई भी आइसोटोप नहीं होने चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर वी नो डैट कि कार्बन के तो 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14, और उसमें से C14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड बनाया गया था तो कार्बन के उस टाइम पे कोई भी आइसोटोप नहीं थे। आगे बात समझिए, नाउ डेज वी नो डैट कि देयर आर 3 आइसोटोप, क्लियर। और पांचवी बात की अगर हम बात करें तो सिंगल एटम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जिस एटम को हम एज अ स्टैंडर्ड बना रहे हैं वो सिंगल एटम से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। एंड वी नो दैट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट। उसके नीचे कोई अंडरस्क्रिप्ट नंबर 2, 3, 4, 5 हम नहीं लिखते। अब दूसरे एलिमेंट क्यों नहीं सिलेक्ट किए गए? अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, स्टार्टिंग से अगर हम देखें, हाइड्रोजन H2 लिखा जाता है। हीलियम नोबल गैसेस आर फाउंड अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, इजी अवेलेबिलिटी नहीं है। एंड दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर, हैप्पी इन देयर लाइफ, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ज़ेनॉन ही रिएक्शन शो करता है, वो भी 2 एलिमेंट के साथ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। इसके अलावा अगर हम ग्रुप 1 अल्कली में मूव करें तो वो सबके सब इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ, तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन शो करेंगे। ग्रुप 2 के साथ भी वही कहानी है। 13 में बोरॉन की बात करें तो B12 हो गया, ठीक है। कार्बन छोड़ दीजिए, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2, नोबल गैस वापस रिपीट हो गए। सो देयर इज नो सच एलिमेंट हु सेटिस्फाई ऑल द 5 कंडीशन। इफ यू नो दैट द नेम ऑफ द एनी एलिमेंट, देन टेल मी द नेम ऑफ द एलिमेंट, आई विल टेल योर नेम टू द IUPAC एंड यू बिकम साइंटिस्ट। ओके, तो अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास मोल का पहला कन्वर्जन, मोल का रिलेशन। अब इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे इसको हमको यूज करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं। तो देखिए, एक मैं क्वेश्चन से लेके आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन में हमको बोला गया कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मोल निकालना है, अभी हमने फॉर्मूला समझा। सो मोल इज इक्वल टू गिवन मास 4.4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 44 इज इक्वल टू 0.1 मोल। ये आ जाएगा हमारे पास। सेम इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स वे में भी सॉल्व कर सकते थे, अलग अलग क्वेश्चन दे दिया जाए। सो कैलकुलेट हमसे बोला गया कैलकुलेट मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ CO2 गैस।
0.2 मोल CO2 गैस के बारे में बताइए कि मास कितना होगा। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला वही है अभी हमने जो यूज किया, तो अब हम क्या यूज करेंगे, मोल की जगह मोल रख दें, 0.2, गिवन मास हमको निकालना है इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इज 44, आंसर इज गिवन मास 8.8 ग्राम। ये बात आगे सबको समझ में, ये पहला कन्वर्जन है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह से बन सकता है कन्वर्जन, मोल विद मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। तो अगर हमको मोल दिया है और हमको मास कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉलिक्यूलर मास का। मोल दिया है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में मोल दिया था और मास निकालना था, तो हमने क्या किया, उसके मॉलिक्यूलर मास या उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें। सेम अगर मास दिया है उसमें से हमको मोल निकालने, तो हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें उसके मॉलिक्यूलर मास से। ओके, तो ये हो गया हमारे पास पहला कन्वर्जन, मोल विद मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब अगर कन्वर्जन को लेकर, ठीक है, तो सेकंड कन्वर्जन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेकंड कन्वर्जन को ही लेकर पूछे गए हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन आपको समझाता हूं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद हम उसका फॉर्मूला निकालते हैं, कन्वर्जन देखते हैं और उससे रिलेटेड कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, हमको क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in 2 mole of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन बोला गया कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए, अगर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फॉर्मूला में यूज करेंगे मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोल कितना दिया हुआ है, 2, और एवोगैड्रो नंबर की अगर हम बात करें तो 6.023 10 टू पावर 23। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 12.046 10 टू पावर 23। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मॉलिक्यूल, तो हम क्या लिख देंगे, मॉलिक्यूल। आगे बात समझ में, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब निकालना है तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर करना पड़ेगा, ठीक है। बट बी केयरफुल, क्वेश्चन में जब हमसे नंबर ऑफ एटम की बात करेगा तो उस केस में वो कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा वो आगे अभी हम समझते हैं। इसी तरह इसी क्वेश्चन को रिवर्स वे में भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर पूछा गया कैलकुलेट मोल्स प्रेजेंट इन 24.092 into 10 to power 24 molecules of CO2 gas. Calculate number of moles present in 24.092 into 10 to power 24 molecules of CO2 gas. तो यहीं से समझ सकते हैं कि हमको इस बार क्या निकालने, मोल्स निकालने। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस बार गिवन है और हमको मोल कैलकुलेट करना है। तो मोल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्वेश्चन में दिए हैं वो आप लिख दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये क्वेश्चन भी क्वांटिटी एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन लूंगा जिनमें आपको प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, या हो सकता है आपने कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस किए हों इंजीनियरिंग में या मेडिकल में जिसमें प्रॉब्लम है, तो वो ज्यादातर मैं क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24.092 10 टू पावर 24 डिवाइडेड बाई 6.023 10 टू पावर 23। ओके, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अब होता क्या कि मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को ज्यादातर क्या होता है कि उनकी कैलकुलेशन थोड़ी ऐसा वीक हो जाती है, क्योंकि वो बायो ऐसा लेते हैं जिसकी वजह से उनको सोचते हैं कि याद करना पड़ेगा। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन नहीं, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। इसमें अगर आपका आंसर 4 आ रहा है तो गलत है और इसका आंसर आएगा 40, क्योंकि ऊपर पावर क्या है 10 टू पावर 24, तो एक 10 टू पावर 1 बच जाएगा। 10 टू पावर 1 का मतलब 10, सो 4 इंटू 10 40 आंसर आएगा। इसका मतलब इसमें कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 40 मोल्स, ठीक है। अब अगर हम देखें कन्वर्जन को लेकर, अब देखिए हमारे पास क्या है, मोल विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मोल विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हम इसमें 3 कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। एक हम पढ़ चुके हैं, कन्वर्ट कर चुके हैं मोल विद मास, सेकंड हम बात करें मोल विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और तीसरा कन्वर्जन होगा हमारे पास मोल विद वॉल्यूम ऑफ गैस, जो इसके बाद हम समझेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं।
सो मोल अगर हमको क्वेश्चन में दिया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर दिए गए उसमें से मोल निकालना है तो हम क्या कर देंगे, विद द डिवीजन ऑफ देयर एवोगैड्रो नंबर। आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, जैसे ये दो क्वेश्चन हमने देखे, ठीक है। बट इन क्वेश्चन इफ दे आस्क यू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उस केस में ये कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे अगर मैं सबसे पहले एटम की बात करूं, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, सेम इसी क्वेश्चन को लेता हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमको बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब एटम पूछा, मॉलिक्यूल नहीं पूछा है। अब ज्यादातर स्टूडेंट इसी में गलती कर देते हैं, उनको मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस समझ में नहीं आता। मॉलिक्यूल ये हो गया एक CO2, तो 2 मोल में कितने होंगे, मतलब आप 88 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे तो इतने आपको उसके मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, 12.046 1023। अब बताने एटम्स कितने होंगे, तो आपको क्या काउंट करना है, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एटम 3। अब जिस चीज को लेके स्पेसिफाई करेगा क्वेश्चन में, है ना, तो वही चीज आपको एडिशनली मल्टीप्लाई कर देनी है। ये सभी स्टूडेंट को याद रखना है, जिस चीज को लेकर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा, मेंशन करेगा, वही चीज एडिशनली आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। इस क्वेश्चन में क्या स्पेसिफाइड किया गया है, अलग नंबर ऑफ एटम बताओ, तो ये चीज कॉमन रहेगी, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये कॉमन रहेगा जब भी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और इसके साथ जो चीज पूछी गई है वो चीज आप एडिशनली मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम, इसमें कितने एटम है 3। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम ना पूछकर सिर्फ ये क्वेश्चन में बोलता कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस केस, वी शुड मल्टीप्लाई ओनली नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज ओनली 2। तो यहां पे अभी नंबर ऑफ एटम पूरे काउंट करने हैं, तो आंसर आता मोल है इसका 2, एवोगैड्रो नंबर Na और नंबर ऑफ एटम कितने 3, तो ये होता है 6 Na। बट इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इफ दे आस्क यू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता 2, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने 2, कार्बन एटम बोलता तो 1। आगे बात समझ में, तो ये भी आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि अब हमको सीखना है कि अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाए तो हम कैसे सॉल्व करें। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ एटम की जगह जो चीज मेंशन करेगा वही चीज एडिशनली मल्टीप्लाई करनी है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसमें, क्वेश्चन के साथ समझते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन। तो जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। Do you know what is nitride ion? It is N3 minus। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पूछा गया था। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, इसमें बताने, ठीक है। अब हमको क्या चीज पूछी गई है, मेंशन किया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बताने हमको। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें कितना है, ठीक है। हम प्रोटॉन देख लें कितने हैं, न्यूट्रॉन देख लें कितने हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लें कितने हैं। अब ये आयन है, आयन के केस में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन Z एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज
नंबर विद साइन हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है आयन में तो हम ये यूज करते हैं किसी भी केटायन और एनायन का, तो इसका एटॉमिक नंबर लिख दीजिए आप माइनस चार्ज नंबर विद साइन के साथ। तो Z क्या है इसका 7, ठीक है, मास क्या कितना होता है इसका 14, तो Z है 7, तो 7 माइनस और चार्ज नंबर विद साइन, तो माइनस और क्या हो जाएगा ऐड, तो ये हो जाएगा 10। बट तो भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है कि सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं एटम में, ठीक है, मॉलिक्यूल में, आयंस में, आयन में भी फर्दर पॉलीएटॉमिक केसेस में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये हो गया हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन की बात करें 7, न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर A माइनस Z, ये भी 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है 1s2 2s2 एंड 2p3, ये कॉन्फिगरेशन है नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन के ऊपर कितना लिखा है 3 माइनस, इसका मतलब नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तो ये है हमारे पास nth शेल, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, अल्टीमेट शेल, और यही तो पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, इट इज 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8। इतनी बात आ गई सबको समझ में, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो हमको पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये चीज तो कॉमन रहेगी, और एडिशनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने इलेक्ट्रॉन वो भी मल्टीप्लाई करिए। तो मोल की बात करें तो 1.4 डिवाइड बाई 14, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 10, तो आंसर आ जाएगा Na, एवोगैड्रो नंबर के जितने, ठीक है। इसी तरह प्रोटॉन, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का एक ही कैलकुलेशन आएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो मोल 0.1 इंटू Na, और ये कितना है 7, 0.7 Na, ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने 8, आंसर इज 0.8 एवोगैड्रो नंबर। I hope this thing is very much clear to everybody. So what we have to do, if in question they ask you calculate number of electron, proton, neutron, valence electron, तो जो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा, वो एडिशनली मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। बट रिमेंबर दैट नंबर ऑफ लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेकंड कन्वर्जन। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड कन्वर्जन को लेकर। थर्ड कन्वर्जन जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड कन्वर्जन में हमको बात करनी है मोल विद वॉल्यूम ऑफ गैस को लेकर, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो थर्ड कन्वर्जन है मोल विद वॉल्यूम ऑफ गैस। अगेन समझने के लिए पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं, फिर उनमें हम रिलेशन देखते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तीसरे कन्वर्जन की हम बात करें मोल विद वॉल्यूम ऑफ गैस को लेकर। तो क्वेश्चन में अगर बोल दे कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना है, सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल इंटू 22.4 लीटर। वाई वी हैव मल्टीप्लाई 22.4 लीटर, हमने क्यों इसे मल्टीप्लाई किया वो भी मैं आपको बताता हूं आगे रीजन, बट रिमेंबर द नंबर इट्स 22.4 लीटर। क्वेश्चन में ऑप्शन अगर ml में दिया है तो मल्टीप्लाई विद 1000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44.8 लीटर। इसी क्वेश्चन को अगर मैं रिवर्स वे में दे दूं, जैसे क्वेश्चन में दिया गया कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स
present in say 4.48 liter of CO2 गैस। हमको क्या बोला गया कि अब आप मोल्स निकालिए कि कितने प्रेजेंट होंगे 4.48 लीटर CO2 गैस में। तो अब देखिए मोल निकाला तो यही से समझ में आ जाएगा। सो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, हम वॉल्यूम ऑफ गैस यूज कर लें, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 22.4, volume is divided by 22.4. So volume of gas is given 4.48 divided by 22.4, 0.2 मोल। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन क्या आएगा हमारे पास, मोल विद वॉल्यूम ऑफ गैस को लेकर। हम क्या करें, जब हमारे पास मोल दिया हो, जैसे पहले क्वेश्चन में मोल इज गिवन और उसमें से वॉल्यूम ऑफ गैस निकालनी थी इन लीटर, तो हमने क्या किया, इसको 22.4 से मल्टीप्लाई किया, देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में। और जब वॉल्यूम किसी गैस की दी हुई हो उसमें से मोल निकालने हो तो हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें 22.4 लीटर से। आगे बात समझ में। सो दिस इज द थर्ड कन्वर्जन, रिलेशन बिटवीन मोल विद वॉल्यूम ऑफ गैस। नाउ why we have taken as a 22.4, तो हमारे पास क्या होता है, एक इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT, इट इज कॉल्ड आइडल गैस इक्वेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, आइडल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस इक्वेशन, ठीक है। हालांकि आइडल गैस ऐसे कोई होती नहीं है, O2 और N2 का नियरली बिहेवियर एज अ आइडल होता है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट, जितने भी लॉ कंक्लूड किए गए गैसियस स्टेट में, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वो सब के सब O2 और N2 पे एक्सपेरिमेंट करके किए गए हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमको इसमें 22.4 की बात करनी है तो किसी एक मोल गैस के लिए क्या आंसर आता है। तो इसके लिए हम कंडीशन लिखते हैं, STP या NTP। STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और NTP स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब ये सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से एक बात याद रखनी है, अगर आप बुक में के चक्कर में पढ़ोगे, अलग अलग आप टीचर से सुनोगे, तो अलग अलग का सबका अलग अलग व्यू रहेगा, कंसेप्ट रहेगा कि STP में ये यूज करना पड़ता है, NTP में ये यूज करना पड़ता है। तो अगर आपने इसको अलग अलग तरीके से समझ लिया, अलग अलग आपने वैल्यू याद कर ली, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है, चाहे STP दिया हो चाहे NTP दिया हो। एक और कंडीशन होती है SATP, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, मैं आगे आपको बताता हूं। तो चाहे अभी STP लिखा हो या NTP लिखा हो, इस केस में प्रेशर हम लेंगे 1 atm, ठीक है, प्रेशर 1 atm। वॉल्यूम हमको गैस का निकालना है, 1 मोल गैस के लिए N क्या है, मोल। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं 0.0821 लीटर ATM के इनवर्स मोल इनवर्स, ये यूनिट के साथ मैंने पूरा लिख दिया। और टेम्परेचर STP और NTP हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं और केल्विन में हो जाएगा 273.15 केल्विन। ओके, अब इस पे आप रखो, तो प्रेशर आप 1 रख दो, वॉल्यूम आपको निकालना है 1 मोल गैस के लिए 0.0821 इंटू 273, you get the answer, volume is equal to 22.4 लीटर। क्या ये बात सबको अच्छे समझ में आ गई? तो हमने 22.4 लीटर इसलिए यूज किया क्योंकि हमारे पास इस कंडीशन पे किसी भी गैस की जो वॉल्यूम आएगी वो ये आएगी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन, तो ये नोट अच्छे से हमको याद कर लेना है, 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP और NTP। इट्स ऑल्सो मीन्स दैट कि वॉल्यूम ऑफ गैस की अगर हम बात करें, सो वॉल्यूम ऑफ गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द गैस। अगर मैं 1 मोल CO2 बोल रहा हूं तब भी 22.4, मैं 1 मोल अमोनिया बोल रहा हूं तब भी 22.4।
आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम यूज करेंगे, तो ये बात हमको याद रखनी है जो आगे काम में भी आ सकती है। तो ये था हमारे पास थर्ड कन्वर्जन। अब अगर हम इन तीनों कन्वर्जन को एक साथ देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज हमको समझ में आएगी जो आगे आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं तीनों के कन्वर्जन को एक साथ हम लिखते हैं, देख लेते हैं कि कैसे हमको यूज करने। तो हमारे पास है मोल, मोल, ओके। पहला कन्वर्जन था मोल विद मास का इन ग्राम। तो जब हमारे पास मोल दिया है और उसमें से हमको क्या निकालना है, मास, तो हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे, देयर विद मॉलिक्यूलर मास और विद देयर एटॉमिक मास। और अगर क्वेश्चन में मास दिया उसमें से हमको मोल निकालना था तो हम क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाय विद मॉलिक्यूलर मास। ये पहला कन्वर्जन। दूसरा कन्वर्जन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेकर था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेकर था। तो जब क्वेश्चन में मोल दिया हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ जाना हो तो हमने मल्टीप्लाई क्या किया, एवोगैड्रो नंबर। सेम अगर क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हैं उसमें से हमको क्या निकालना है, मोल, तो हम क्या कर दें, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये दूसरा कन्वर्जन था। हाँ, बट बी केयरफुल, इफ इन क्वेश्चन दे आस्क यू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन पूछा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो पूछा जाएगा वो एडिशनली मल्टीप्लाई होगा। और थर्ड कन्वर्जन वॉल्यूम ऑफ गैस को लेकर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस अगर पूछा गया है हमको, मोल अगर दिया है तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ गैस अगर दिया है क्वेश्चन में, उसमें से हमसे उसके मोल पूछे गए तो हम क्या कर दें, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दें। आगे बात समझ में? अब ये तो हमने ऑलरेडी लिख रखा था, अब इसमें नया क्या है? अब नया ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एंड दे आस्क यू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस। और एक बात और याद रखनी है कि वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए हमने 22.4 यूज किया है। ऐसे नहीं कि हमको सॉलिड की वॉल्यूम निकालने के लिए बोल दे, लिक्विड के लिए बोल दे, वो 22.4 सिर्फ किसके लिए मल्टीप्लाई होगा, ओनली फॉर गैस। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर सपोज इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस गैस के इतने, उसकी वॉल्यूम क्या होगी, so there is a no direct relation between number of molecule with volume of gas. So first of all we should reach to the this junction mole. हमको मोल में पहुंचना पड़ेगा पहले, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम पहले मोल निकालें और फिर 22.4 से मल्टीप्लाई करें। मतलब क्या हमारे पास प्रोसीजर हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल जाना है तो डिवाइड करो एवोगैड्रो नंबर से, और फिर मोल से वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई करो 22.4 से। सेम इसी तरह वॉल्यूम ऑफ गैस जब दिया उसमें से मास निकालना हो तो पहले मोल निकालना पड़ेगा, फिर मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास से। सेम यहां पर भी आप समझ सकते हैं। आगे बात समझ में? तो ये तीन सबसे पहले बेसिक जो कन्वर्जन है, रिलेशन है, मोल विद मास, मोल विद नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल, मोल विद वॉल्यूम ऑफ गैस, ये सभी स्टूडेंट को अच्छे से याद कर लेने हैं। सो इट इज कंपल्सरी टू एवरीबॉडी टू मेमोराइज ऑल दीज कन्वर्जन। ओके, नाउ वी शैल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। जैसे मैंने आपको बोला था, एज आई टोल्ड यू डैट, कि हमको अब इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है केमिकल इक्वेशंस पे, जो हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम इसमें सीखेंगे टोटल 4 मेथड, मोल मेथड, पीओएसी मेथड, मास मेथड और इसके साथ में इक्विवेलेंट मेथड। साथ में कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट वो भी मैं आपको बताऊंगा, लाइक लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। इसके साथ में हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है, परसेंटेज यील्ड क्या होती है, एंड देन आफ्टर वी शैल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मेथड का नाम है हमारे पास मोल मेथड। ओके, अब देखिए ये अब हम समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन में हम कैसे अप्लाई करते हैं मोल कंसेप्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन? कुछ स्टूडेंट को तो यही समझ में नहीं आएगा और समझना जरूरी है। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ देयर सिंबल, उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और अगर उसी को हम अगर वर्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। आगे बात समझ में? तो ये मैं किस लिए बता रहा हूं आपको, बिकॉज इन सम टाइम इन क्वेश्चन दे गिव यू लाइक द केमिकल रिएक्शन, ये इसके साथ रिएक्ट करता है, बट कोई फॉर्मुला रिएक्शन नहीं लिखी होगी, तो आपको खुद से उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें मोल मेथड में, तो मोल मेथड की अगर हम कंडीशन की बात करें तो इसमें कंडीशन क्या होती है इसको अप्लाई करने से पहले? तो कंडीशन ये है कि जो आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन, सो इक्वेशन
must be balanced. The condition is that equation must be balanced. अब आप बोलोगे सर हमको इक्वेशन बैलेंस करना ही नहीं आता, तो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे दूसरा मेथड सिखाऊंगा, उसमें कोई बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ओके, बट अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको बैलेंसिंग भी सिखा दूंगा. तो हमारे पास कंडीशन ये होगी कि इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, ये करना ही पड़ेगा. ठीक है, अब हम बात करें मोल मेथड में हम कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं. तो मोल मेथड के लिए देखिए फॉर्मूला ये होता है, मोल निकालना हम सीख चुके हैं, अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, अब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता क्या है? व्हाट आर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट? आर दोज नंबर्स विच आर यूज्ड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या है? दोज नंबर्स विच आर यूज्ड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. हालांकि उसी को हम मोल भी बोलते हैं, बट अगर मैं मोल अपॉन मोल लिख दूंगा तो आप कट करके 1 लिख दोगे. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर डिफरेंट वर्ड. आगे बात समझ में? सो मोल अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. अगेन द सेम थिंग. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक साइड हमको ऐसा लेना है नोन, एक साइड हम क्या लें? नोन. मतलब जो हमको क्वेश्चन में दिया हो उसके मोल वगैरह के, उसके मास के बारे में, और एक साइड हमको लेना है अननोन, जिसके बारे में हमको कैलकुलेट करना है. ओके, तो एक साइड नोन रहेगा, एक साइड अननोन रहेगा. तो एक साइड जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और एक साइड जिसको हमको कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है. ठीक है, आइए अब हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं. देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया गया हमको, क्वेश्चन में डायरेक्ट रिएक्शन नहीं लिख देता हूं. ठीक है, जैसे हमारे पास रिएक्शन है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका हमने डिकम्पोजिशन करवाया और कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया CaO विद CO2 में. ठीक है, हमको दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट के मोल 0.1 मोल इज गिवन. हमसे पूछा गया कि यहां पे आप कार्बन डाइऑक्साइड का मास बता दो, या क्वेश्चन में मास ना पूछकर आपसे उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ ले या उसकी वॉल्यूम पूछ ले. तो हमने मोल का कन्वर्जन सीख रखा है, तो हम यहां पे अप्लाई करते हैं मोल मेथड. मोल मेथड का है क्या मतलब? तो 0.1 ये हो गया हमारे पास. अब इसका कोफिशिएंट क्या है? सो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी कंप्लीटली बैलेंस. तो अगर हम देखें तो 0.1 कोफिशिएंट इज 1 हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको मोल निकालना तो हम पहले मोल निकाल लें, फिर मास से कन्वर्ट कर दें, या मोल की जगह में डायरेक्ट रख दूं. गिवन मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स है, कांस्टेंट है 44, इनटू कोफिशिएंट इज 1. सो वी गेट गिवन मास इज 4.4 ग्राम. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आगे बात समझ में? तो हम याद रखें इसको, मोल अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. मेरे मोल बटा मेरा कोफिशिएंट, तेरे मोल बटा तेरा कोफिशिएंट. ऐसे याद कर लो, मेरे मोल बटा मेरा कोफिशिएंट, तेरे मोल बटा तेरा कोफिशिएंट. ओके, तो ये हो गया हमारे पास कन्वर्जन. बट बी केयरफुल, इफ इन क्वेश्चन दे आस्क यू कैलकुलेट देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन व्हाट वी हैव टू डू? देन फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट मोल एंड कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. वो कन्वर्जन हम पहले सीख चुके हैं. आगे बात समझ में? तो इस तरह से एक और, जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे हमको दिया गया N2 with 3H2 gives 2 moles of ammonia. N2 with 3H2 gives 2 moles of ammonia. राइट, अब मैं इसके बारे में आपको दे देता हूं. इसका मास हमको दे दिया गया 6.8 ग्राम. क्वेश्चन में इसका दे दिया गया 6.8 ग्राम. और मैं आपसे अगर पूछूं कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2, H2 की इस बार वॉल्यूम बताओ. मास में मोल नहीं पूछ रहा, इसी मेथड से. तो आप कैसे यूज करेंगे? तो आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले इसके मोल निकाल लीजिए. तो मोल अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास मोल, ये वाला मेथड अप्लाई कर दें. तो मोल अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. तो इसके मोल कितने दिए हुए हैं हम पहले निकाल लें. कोफिशिएंट क्या है इसका? 3. इसके लिए गिवन मास 6.8, मॉलिक्यूलर मास हमको मालूम है अमोनिया कितना है 78, और कोफिशिएंट क्या है 2.
हैबर प्रोसेस इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। सो 17 इंटू 2 34 और ये आ जाएगा 0.2, ये आ जाएगा हमारे पास मोल 0.6, ये आ जाएंगे H2 के मोल्स। बट इन क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट वॉल्यूम। अब हमको वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल 0.6 इंटू 22.4 लीटर, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम मोल मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, आइए मैं कुछ और इसमें क्वेश्चन आपको बताता हूं जो आपको याद। तो और कुछ क्वेश्चन से अगर हम समझें तो देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन में दिया गया ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ 0.1 मोल ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, on decomposition of 0.1 mole of silver carbonate, calculate weight of white solid residue। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमारे पास सिल्वर कार्बोनेट है और सिल्वर कार्बोनेट को हम डिकम्पोज कर रहे हैं और उसमें पूछा गया कि उसमें से जो व्हाइट सॉलिड रेसिड्यू मिलेगा उसका वेट निकले क्या होगा। तो देखिए सिल्वर कार्बोनेट का फॉर्मूला, अब मैंने क्या दिया, केमिकल रिएक्शन आपको दी है, तो हम पहले लिख लें Ag2, ये होगा सिल्वर कार्बोनेट। ठीक है, और इसको अगर हम ब्रेक करेंगे वी गेट 2Ag विद CO2 एंड O2, ये इक्वेशन हो जाएगी और मैंने बैलेंस करके भी लिख दिया। इस इक्वेशन में हमारे पास 0.1 मोल किसका दिया गया है, सिल्वर कार्बोनेट का, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर, तो हम इसमें मोल मेथड अप्लाई कर देते हैं। सो मोल 0.1, कोफिशिएंट 1, गिवन मास इसका निकालना है। एटॉमिक मास की बात करें, सिल्वर का होता है 108 और कोफिशिएंट क्या इसका 2, सो 216, तो ये आ जाएगा हमारे पास गिवन मास 21.6 ग्राम। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट कि इन क्वेश्चन दे में गिव यू लाइक केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। कुछ और ऐसी रिएक्शन होती है व्हाइट रेसिड्यू वाली, जैसे एक ये हो जाती है हमारे पास कि हमको दे दिया गया सपोज NaCl रिएक्टेड विद सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें से बना रहे एक व्हाइट पीपीटी, तो व्हाइट पीपीटी क्या होता है AgCl, बैलेंस कर लेंगे NaNO3, सो इट इज व्हाट व्हाइट पीपीटी। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में मिल जाएगा। इसी के अलावा जैसे हमको दिया गया क्वेश्चन में कि सपोज एक और पीपीटी होता है BaSO4, बैरियम सल्फेट BaSO4, तो हमको जैसे दिया गया सपोज NaCl, Na2SO4 में ले लेता हूं, Na2SO4 विद BaCl2, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, तो ये आई होप सभी को आता होगा। BaSO4 विद 2 moles of NaCl, it's also white PPT, it's also white PPT। ओके, तो ये कुछ हमको अलग से याद रखना पड़ेगा। AgCl, BaSO, बैरियम सल्फेट, इट्स ऑल्सो यूज इन रोजनमेंट रिएक्शन, आगे हम उसे ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, और इट्स ऑल्सो एज अ यूज टू मेक रैट पॉइजन, चूहे मारने की दवाई बनाने के काम में भी आता है। ठीक है, अब मैं इसलिए इक्वेशन लिख रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन में मोलरिटी दे देता है। क्या देता है, मोलरिटी, जैसे इसका दे दिया गया 0.1 मोलर। ठीक है, ऐसा इसका भी दे दिया गया हमारे पास 0.2 मोलर ऐसा, और क्वेश्चन में इसका AgCl के मोल्स पूछ ले कि इन दोनों के आप मोल बताइए कितना होगा, AgCl का और BaSO4 का, ऐसे। तो एक बात याद रखनी है कि मोलरिटी जितना दिया होगा, मोलरिटी, तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल वॉल्यूम ऑफ
solution in liter. This is the formula of molarity. So in question they ask you calculate their number of moles. तो जितना molarity दिया होगा उसका मतलब वही हो जाएगा उतने मोल, क्योंकि अगर मेरे को 0.1 मोलर लाना है तो मैं क्या रखूंगा यहां पे 0.1 डिवाइड बाई 1. तो इसका मतलब यही है कि 0.1 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो अगर मोलरिटी दिया है तो मोलरिटी की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, उसका मोल. हाँ, बट बी केयरफुल, अगर मोलरिटी के साथ कभी भी वॉल्यूम दे दे कि 0.1 मोलर ऑफ 200 ml ऑफ NaCl, लेकिन उस केस में आपको फिर मोलरिटी और वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मोल आएगा. तो ये इंपॉर्टेंट बात है, सभी स्टूडेंट को याद रखनी है. तो अभी तक मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन दी उसमें एक ही रिएक्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया. ठीक है, अब हो सकता है एक रिएक्टेंट से ज्यादा या प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट से ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो हम यहां पे यूज करते हैं कंसेप्ट कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट. तो आइए उसके बारे में. ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये हमको कब यूज करना है लिमिटिंग रिएजेंट. अब देखिए इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को एज अ यूज करेंगे इसके लिए सिंबल Lr. राइट, तो ये हो जाएगा हमारे पास Lr. क्लियर. सो लिमिटिंग रिएजेंट. अब लिमिटिंग रिएजेंट जनरली होते क्या, रिएक्टेंट्स होते हैं. तो हम इसकी अगर स्टेटमेंट लिखे तो स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट दोज रिएजेंट विच इज टोटली consumed in chemical reaction. Okay, so those reagent which is totally consumed in chemical reaction. ऐसे reactant, ऐसे reagents जो रिएक्शन में पूरी तरह यूज्ड अप हो चुके हो, कंज्यूम हो चुके हो, फिनिश हो चुके हो, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट. आगे बात समझ में. और जनरली लिमिटिंग रिएजेंट होते कौन है, रिएक्टेंट्स होते हैं. अच्छा, तो जो पूरा अगर खत्म हो जाएगा किसी रिएक्शन में तो उसे तो हम लिमिटिंग रिएजेंट बोल रहे हैं. और अगर कोई बच गया रिएक्टेंट एक्सेस में तो उसे क्या बोलेंगे, ऑब्वियस याद, उसे क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट. आई बात समझ में. तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में पूरी तरह यूज्ड अप हो चुका होता है. अब कैसे मालूम पड़े कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है कौन नहीं है, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए एक तरीका यूज करते हैं, हम कंपेयर करेंगे. तो हम यूज करेंगे मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम डिवाइड करेंगे, और उसके बाद ये वैल्यू जिसकी कम आएगी, ये वैल्यू जिसकी कम आएगी, लो आएगी, वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट. ये हमको क्यों यूज करना है, देखिए अगर मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन. जैसे क्वेश्चन में हमको दिया गया H2 रिएक्टेड विद O2 टू गिव वाटर. ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है. अब इसको अगर हम बैलेंस कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से. अब मैं इसके भी आपको दे दूं वेट 4 ग्राम, इसका भी मैं आपको दे दूं वेट 8 ग्राम, और मैं आपसे पूछूं कि यहां पे वाटर का मास कितना प्रोड्यूस होगा. अब अगर आप मोल मेथड लगाते तो देखिए, अगर आप H2 को लेकर कंपेयर करते तो अगर मैं H2 को लेकर करूंगा तो गिवन मास 4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2, कोफिशिएंट क्या है उसका 1. वाटर का निकालना है गिवन मास, तो गिवन मास अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, कोफिशिएंट 1. तो यहां से अगर आप गिवन मास निकालोगे वाटर का तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर आप सॉल्व करो तो आ जाएगा 36 ग्राम. ये आ जाएगा एक आंसर इससे H2 को कंपेयर करके. अब अगर मैं इसमें से O2 को कंपेयर करके करूं, यूज करूं, तो O2 के लिए गिवन मास क्या है 8, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है 32, और कोफिशिएंट क्या है इसका हाफ. ये हो जाएगा, और यहां से निकालना है हमको तो गिवन मास फॉर मॉलिक्यूलर मास इनटू 1. तो यहां से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका गिवन मास कितना आ जाएगा 9 ग्राम. कैलकुलेट कर लीजिए आप. तो यहां से आ रहे 36 ग्राम, यहां से आ रहे 9 ग्राम. तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है, तो अब हम चेक करेंगे जिसकी लिमिटिंग रिएजेंट, अगर हमको ये वैल्यू चेक करनी है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा या कौन नहीं होगा, तो जिसकी ये वाली वैल्यू मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू जिसकी लेस आएगी, लो होगी, वही रिएजेंट क्या होगा,
वही रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये हमको क्यों यूज करना है, तो आप देख ही चुके हैं कि अगर हमको सपोज कभी रिएक्शन में इक्वेशन में एक रिएक्टेंट से ज्यादा उसके मास दे दिए जाए, उसके मोल दे दिए जाए, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल वॉल्यूम दे दी जाए, तो उस केस में हम लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं, इसलिए हमको अच्छे समझ में आ जाए कि किसके वजह से एक्चुअली मास जनरेट होगा। तो जो ज्यादा से ज्यादा फिनिश होगा रिएक्शन में कंज्यूम्ड होगा, वही तो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट। आई बात समझ में? तो अब हम देखें इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो हम इसको चेक करते हैं। तो इनमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो अगर हम H2 की बात करें, H2 की, तो मोल अपॉन कोफिशिएंट देखना है। तो मोल 4 गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास मोल होता है, तो 4/2 ये हो गया मोल, और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो H2 के लिए ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। और अगर मैं O2 का चेक करूं, तो O2 के लिए अगर हम ये वैल्यू देखेंगे तो ये दिया हुआ है हमारे पास 8 ग्राम ये गिवन मास और 32, और कोफिशिएंट है इसका हाफ, कोफिशिएंट इज हाफ। तो मोल अपन कोफिशिएंट किया इसका, तो ये आ गया 1/2 0.5। तो आपने क्या देखा, किसकी वैल्यू कम आ रही है, O2 की। इसका मतलब यहां पे O2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो H2 क्या है, यहां पे H2 क्या है, एक्सेस रिएजेंट। H2 क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। तो हमको ये कंसेप्ट कब यूज करना है लिमिटिंग रिएजेंट का, ये हमको कंसेप्ट तब यूज करना है जब हमको क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो अलग अलग रिएक्टेंट से अलग अलग आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये हो गया हमारे पास एक कंसेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, लाइक परसेंटेज यील्ड क्या होता है, परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। और इसके बाद फिर हम सेकंड मेथड समझते हैं, पीओएसी मेथड। तो देखिए इसको हम जनरली से देख लेते हैं। नेक्स्ट, तो हमारे पास एक कंसेप्ट और आ जाता है जो हम यूज कर रहे हैं इसमें, कॉल्ड, देखिए अगर हम बात करें, देखिए क्या है परसेंटेज यील्ड। एक्चुअल में परसेंटेज यील्ड इज कैलकुलेटेड फॉर प्रोडक्ट। ये जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, प्रोडक्ट के कैलकुलेशन के लिए, परसेंटेज बताने के लिए कि एक्चुअल में किस परसेंटेज में प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आपको उसका प्रोडक्ट का मास कुछ और दिया हो और आपने निकाला तो कुछ और आया हो, तो उस दौरान जो उसका एक्चुअल परसेंटेज होगा, तो जो परसेंटेज है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यील्ड या एफिशिएंसी हम बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, सपोज आप शॉप में गए, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, आपने सपोज एक प्रिंटर बाय किया। अब शॉपकीपर ने आपको बोला कि ये प्रिंटर 1 मिनट में 30 पेजेस निकालता है, बट जब आपने घर में आके चेक किया तो 1 मिनट में 20 पेजेस निकालता है, राइट? आगे बात समझ में, तो आप देखेंगे उसकी कितनी एफिशिएंसी है, कितने एफिशिएंट है वो, कितना एक्चुअल में निकालेगा, उसकी परसेंटेज क्या है आउटपुट देने की, उसकी यील्ड क्या है। तो हम कैसे निकालते हैं, वही चीज हम समझ रहे हैं, परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड निकालना है अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो देखिए इसका फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल मास, जो आपको क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। ये आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, थ्योरेटिकल वैल्यू इंटू 100, राइट? जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए, व्हेन 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस, इट गिव्स 2 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि CaCO3 जो है, इसको आपने डिकम्पोज किया तो इसमें आपको Ca और CO2 मिला। ये बोला गया क्वेश्चन में, ये आपने 4 ग्राम लिया है, तो इसमें से ये मिल कितना रहा है, 2 ग्राम। ये क्वेश्चन में बोल दिया गया। अब आप एक बार खुद से कैलकुलेट करेंगे कितना एक्चुअल में मिलेगा। तो हम CO का एक बार मास निकालते खुद से विद द यूज ऑफ मोल मेथड, जो हमने सीखा भी। तो गिवन मास 4 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास 100, कोफिशिएंट 1। इसमें हमको इसका गिवन मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास इज 56।
अगली बात समझ में, तो यहां से अगर हम इसका गिवन मास निकालेंगे तो ये गिवन मास कितना आ जाएगा 2.24 ग्राम। 56 इंटू 4 224 डिवाइड बाई 100 2.24 ग्राम। अब आपने जो निकाला एक्चुअल में ये आया 2.24, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ग्राम, हमको निकालनी परसेंटेज यील्ड, तो हम यूज करेंगे परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया है 2 डिवाइड बाई जो आपने कैलकुलेट किया 2.24 इंटू 100, नियरली अप्रोक्सीमेटली ये 90% के आसपास आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये हमको याद रखना है कि अगर सपोज क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए बोला जाता है तो इस तरह से हमको यूज करना पड़ेगा। तो एक इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दी जाएगी, एक इंफॉर्मेशन आप कैलकुलेट करेंगे, और कभी भूल गए तो ये याद रखना कि जो लोअर वैल्यू होगी वो ऊपर रखनी है आपको और हाई वैल्यू नीचे रखनी, तभी तो परसेंटेज 100 के अंदर ही आएगा। ओके, तो ये होता है हमारे पास परसेंटेज यील्ड। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट जो हमको कवर करना है परसेंटेज प्योरिटी। तो इसी के जैसे एक और टॉपिक है परसेंटेज प्योरिटी, तो उसको देख लेते हैं हम। परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है? तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज प्योरिटी की, बात कर रहे हैं परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी, राइट। अब परसेंटेज प्योरिटी जनरली किसके लिए कैलकुलेट की जाती है? फॉर रिएक्टेंट इज जनरली कैलकुलेटेड फॉर रिएक्टेंट। वो प्रोडक्ट के लिए था, ये किसके लिए जनरली यूज होता है? रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, अब परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज आपने कोई मार्केट से एक चीज परचेज की, सपोज हम मान लेते हैं एक चॉकलेट आपने लिया, एक चॉकलेट आपने लिया, सपोज ये चॉकलेट है 10 ग्राम का। अब क्या इस चॉकलेट में पूरा का पूरा 100% 10 ग्राम हम यूज कर लेंगे? नहीं, इसमें क्या होगा, इसके कुछ रैपर होगा, कुछ फॉइल होगा और मेन यहां पे कुछ प्योर चॉकलेट होगा। तो फॉइल का मान लेते हैं 1 ग्राम है और ये बाकी की 9 ग्राम है। तो ये कितना परसेंटेज प्योर है चॉकलेट? अगर हम उसकी बात करें तो कितना हुआ? ये एक्चुअल में तो 9 ग्राम है, तो ये हुआ हमारे पास इम्प्योर सैंपल। ये क्या है हमारे पास? इम्प्योर सैंपल। और ये क्या है हमारे पास? प्योर सैंपल। तो परसेंटेज प्योरिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको निकालने का देखिए तरीका क्या है। परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू हमारे पास प्योर सैंपल मास, प्योर सैंपल मास अपॉन इम्प्योर सैंपल मास इंटू 100। आगे बात समझिए, मास ऑफ प्योर सैंपल अपॉन मास ऑफ इम्प्योर सैंपल। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया हमको ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ 10 ग्राम magnesium carbonate, it gives 0.1 mole of MgO and 4.4 ग्राम ऑफ CO2 गैस। ओके, ये भी क्वेश्चन मेडिकल में आई थिंक ये आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो हमसे पूछा गया कैलकुलेट, अब इसमें हम बात करें कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी। क्या निकालना है हमको? परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, वापस एक रिएक्शन लिख लेते हैं हम। सो MgCO3 इज इक्वल टू गिव्स MgO विथ CO2। सो मैग्नीशियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये बोला गया कि ये आपने लिया 10 ग्राम, तो ये हो गया हमारे पास 10 ग्राम। MgO कितना दिया गया हमको? 4.4 ग्राम। MgO 0.1 मोल दिया हुआ है, 0.1, और ये कितना दिया है? 4.4 ग्राम। ठीक है, हमको
किसकी निकालनी है? कैलकुलेटेड फॉर रिएक्टेंट। परसेंटेज प्योरिटी किसकी निकालनी है? रिएक्टेंट की। तो अब हम देखें, एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है 10 ग्राम, एक इंफॉर्मेशन आप खुद से कैलकुलेट करिए अब इन दोनों का यूज करके। अब आप देखोगे एक से ज्यादा यहां पे इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप क्या निकालोगे? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो आप देखोगे इनमें दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हो। 0.1, तो इसका अगर हमको निकालना है गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास 84 है, इसका कोफिशिएंट 1, और यहां इसके मोल मालूम है 0.1 और इसका कोफिशिएंट है 1। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? गिवन मास, इसका गिवन मास की बात करें तो 8.4 ग्राम। ये, और आपको क्या मिला था? पूरे इम्प्योर सैंपल का मास 10 ग्राम। तो प्योर सैंपल एक्चुअली है क्या? 8.4 ग्राम। अब इसकी अगर हम परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करें तो परसेंटेज, इसकी प्योरिटी है कितना परसेंटेज ये प्योर? तो परसेंटेज प्योरिटी हो जाएगी 8.4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, ये आ जाएगा 84%। दिस इज द परसेंटेज प्योरिटी। आगे बात समझे? अगेन बाय चांस कभी भूल गए किस वैल्यू को ऊपर रखना, किस वैल्यू को नीचे, लोअर वैल्यू ऊपर रहेगी और हायर वैल्यू नीचे रहेगी। परसेंटेज 100 से कम आना चाहिए, या फिर मास ऑफ प्योर सैंपल अपॉन मास ऑफ इम्प्योर, या फिर टोटल मास ऑफ सैंपल। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमको याद रखने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें पीओएसी मेथड की। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको मोल मेथड समझाया, अब मैं आपको पीओएसी मेथड समझाता हूं और इसके साथ में मास मेथड और इक्विवेलेंट मेथड। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पीओएसी मेथड की। पीओएसी मेथड में, पीओएसी मेथड, तो पीओएसी मेथड है क्या? पहले तो हम पीओएसी का मतलब समझ लें। इट इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब पीओएसी जब हम अप्लाई करते हैं तो एक किस्म कंडीशन याद रखनी है आपको, नो नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जबकि हमने मोल मेथड में लिखा क्या था? इट्स अ कंपल्सरी टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इट्स नॉट अ कंपल्सरी टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन पीओएसी मेथड। ध्यान समझिए, पीओएसी मेथड एक्चुअली होता क्या है कि हम पर्टिकुलर एक एटम पे पीओएसी लगाते हैं और उन एटम्स को हम कंजर्व कर देते हैं और इसके चेंज को ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स में क्या चेंज आया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें तो पीओएसी अप्लाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है? तो इसमें पीओएसी जिस एटम पे आपने लगाई है तो उसके नंबर ऑफ एटम इनटू मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू मोल। अब देखो ये वैसा ही केस हो गया जैसे हमने मोल मेथड में समझा था कि मोल मेथड में भी क्या था, एक जैसा फॉर्मूला दिख रहा था आपको, तो यहां पे भी एक जैसा फॉर्मूला है, लेकिन अगेन एक साइड आपको लेनी है कौन सी? नोन, जो क्वेश्चन में आपको दी हुई हो, और एक साइड आपको लेनी है अननोन। क्लियर? ये हो जाएगा हमारे पास। एक हम एग्जांपल समझते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में दिया गया सपोज हमको कि कैलकुलेट, या मैं इक्वेशन ले लेता हूं इसमें। तो जैसे हमारे पास है N2 विद H2 गिव्स अमोनिया, ये बैलेंस इक्वेशन है, राइट? अब इसमें मैंने क्या बोला कि इसमें कोई बैलेंसिंग की जरूरत है नहीं, तो इसलिए अगर इसकी बैलेंसिंग की जरूरत है नहीं तो इसको हम हटा दें। ठीक है, मान लेते हैं इसमें हमको इसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में दे दिया गया कि यहां पे इसके 4 ग्राम है और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अमोनिया का आप मास बताओ कितना होगा। हम सॉल्व करना चाहते हैं विद द यूज ऑफ पीओएसी मेथड। तो हम क्या करें, हम लगाते हैं पीओएसी ऑन हाइड्रोजन एटम। हम हाइड्रोजन एटम पे पीओएसी अप्लाई करेंगे।
तो हमको पीओसी अप्लाई करते क्या काउंट करना पड़ता है कि उसमें नंबर ऑफ एटम है कितने मॉलिक्यूल में। याद आगे जो नंबर लिखा होगा उससे मल्टीप्लाई करके टोटल एटम मत काउंट करिएगा, क्योंकि वो कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट का मतलब बैलेंस हो जाएगा। इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है वो देखने हैं आपको। ये नंबर ऑफ एटम, ये जो नीचे लिखा है अंडरस्क्रिप्ट नंबर, तो इसके नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, तो आप 2 लिख दो। फिर मोल, तो मोल 4/2 ये हो गया। हमको इसमें निकालना है अमोनिया का मास। तो अमोनिया में हाइड्रोजन के सिर्फ एटम कितने हैं, ओनली हाइड्रोजन, क्योंकि पीओसी सिर्फ किस पे लगी है, हाइड्रोजन पे। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 3 और मोल गिवन मास हमको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स है 17। आगे बात समझिए। तो यहां से अब जब आप देखोगे तो इसका गिवन मास आ जाएगा 17 × 4 / 3। तो इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास 68/3 ग्राम। आगे बात समझ में। अब आप चाहे तो इसी क्वेश्चन को आप किससे सॉल्व कर सकते थे, आप मोल मेथड से सॉल्व कर सकते थे। तो अगर हम इसमें पीओसी मेथड ना अप्लाई करके मोल मेथड सॉल्व अगर करते तो मोल मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व होता। बस डिफरेंस क्या रहता हमारे पास कि इसमें हमको फिर इक्वेशन बैलेंस करना पड़ता। तो ये हो जाता N2 with 3H2 gives 2 moles of ammonia। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके बारे में दिया, H2 के बारे में 4, तो 4/2 और इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो मोल अपॉन कोफिशिएंट इज इक्वल टू गिवन मास इसका निकालना है तो मोल हो गया, मॉलिक्यूलर मास 17, कोफिशिएंट 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 17 × 4 68/3। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीओसी अप्लाई करोगे तो आंसर अलग आ जाएगा, या आपने मोल मेथड अप्लाई किया तो आंसर अलग आ जाएगा। ठीक है, बट रिमेंबर द कंसेप्ट कि हम पीओसी जब अप्लाई कर रहे हैं तो इक्वेशन जब अनबैलेंस हो, हमको इक्वेशन बैलेंस करनी नहीं आती तब हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक लिमिटेशन भी है पीओसी का, और इसका एक बेनिफिट और मैं आपको बताता हूं। लिमिटेशन ये है कि हम पीओसी उस एटम पे अप्लाई नहीं करते जो एटम क्या हो, सब में कॉमन हो, जो एटम क्या हो, सब में कॉमन हो। जैसे अगर सपोज मैं कैल्शियम कार्बोनेट देता एग्जांपल के लिए CaCO3, ये इक्वेशन है। मान लीजिए मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में दिया और मैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के आपके बारे में मास पूछता कि कितना होगा आपसे, तो यहां पे क्या ऑक्सीजन सब में कॉमन है, तो ऑक्सीजन को लेकर पीओसी मत लगाना, अदरवाइज कहीं भी तो आंसर आ जाएगा, कभी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर हमको निकालना है तो हम क्या यूज करें, कैल्शियम कैल्शियम पे लगा दें यहाँ पे, या हमको इन दोनों में निकालना है तो कार्बन, तो उस एटम को छोड़कर दूसरे एटम पे पीओसी लगा के चेक कर लीजिए। तो ये याद रखना है, पीओसी इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज एटम विच इज कॉमन टू एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये इस मेथड का एक लिमिटेशन है, लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है। तो बेनिफिट क्या है, आइए हम समझते हैं, बेनिफिट इसका देख लेते हैं। तो देखिए, अब हम बात करें इसके बेनिफिट को लेकर, तो जो हमारे पास सीक्वेंशियल रिएक्शन होती है, सीक्वेंशियल रिएक्शन, उसमें बहुत इजीली पीओसी की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। ठीक है, उन्हें हम सीक्वेंशियल रिएक्शन बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसी सेकंड डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें पहले रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट का काम करे, जो सेकंड रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो थर्ड रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट का काम करे। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे N2 रिएक्टेड विद O2 गिव्स NO, ये पहली स्टेप हो गई इक्वेशन। दूसरा स्टेप NO विद O2 NO2। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस भी कर सकते हैं, अभी अनबैलेंस है। अब क्वेश्चन में सपोज हमको दे दिया गया कि हमारे पास ये है 5.6 ग्राम। क्वेश्चन बोला कि जो ब्राउन गैस है NO2, इसका आप मास बताओ। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, पहले हम मोल मेथड अप्लाई कर दें तो फिर बैलेंस करना पड़ेगा, या हम पीओसी अप्लाई कर लें। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पीओसी को लेकर, क्योंकि यही इसका बेनिफिट है कि जो सीक्वेंशियल रिएक्शंस होती हैं एक से ज्यादा स्टेप में, उसको आप जस्ट 1 आप स्टेप में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे हम अप्लाई करें, किस पे, पीओसी ऑन नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन एटम, पीओसी ऑन नाइट्रोजन एटम, क्योंकि इन दोनों में कौन सा एटम कॉमन है, नाइट्रोजन। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ एटम कितने 2 और मोल 5.6 डिवाइड बाई 28। ठीक है, इधर नंबर ऑफ एटम कितने 1, इसका गिवन मास हमको बताना है। अपन मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो 32 और ये 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास 46। आगे बात समझ में। तो अगर हम इसका गिवन मास कैलकुलेट करें तो गिवन मास हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 0.2 0.4 और 0.4 इंटू 46। देखिए यहां पे हो गया हमारे पास 0.2 और ये 0.4, 0.4 इंटू 46, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 118.4 ग्राम। आगे बात समझ में। अब इसी को हम मोल मेथड से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन करना क्या होता कि पहले बैलेंस करते, पहले यहां से इसका निकालते NO का मास मोल, फिर इसको साथ इसके कंपेयर करते, तब आंसर आता। तो उसमें 2-3 स्टेप लगते, 2-3 बार कैलकुलेट करना पड़ता, इसमें एक ही स्टेप में हो गया सॉल्व। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन, कि अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स दिए गए हैं और हमको एक के बारे में मालूम, लास्ट वाले का निकालना है, कहीं बीच वाले का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कैलकुलेट करना है, तो आप डायरेक्ट पीओसी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बता देता हूं कि हमको मास मेथड यूज करके हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्या ये समझिए, मास मेथड में एक्चुअल में कोई फॉर्मूला है नहीं। ओके, तो मास मेथड के लिए कोई फॉर्मूला है नहीं, जस्ट कंपेयर किया जाता है कि हम कैसे यूज करें। ठीक है, तो मास मेथड की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो इसमें करना क्या होता है, मैं स्टेप्स बता देता हूं, आप याद रखना चाहो तो रख लो। पहला स्टेप ये होता है कंपेयर देयर मोल्स। मोल्स का मतलब कोफिशिएंट जो है, तो जो रिएक्शन है उसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मास मेथड यूज करें तो इसके लिए भी क्या है, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, इसके लिए भी इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी है। तो पहले आप क्या कर लो कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है और जिसके बारे में निकालना है, उन दोनों के आप मोल्स कंपेयर कर लो, लिख लो। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में कंपेयर देयर मासेस ऑफ गिवन मोल्स, जो इसमें मोल दिया हुआ है उसके बेसिस पे उन दोनों के आप मास कैलकुलेट कर लो, उनके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर उसके बाद कैलकुलेट मास फॉर 1 ग्राम, कैलकुलेट मास फॉर 1 ग्राम, 1 ग्राम के लिए आप कैलकुलेट कर लो, और लास्ट में जो चीज आपको दी गई जितने ग्राम के लिए निकालना है तो उतने के लिए कैलकुलेट कर लो। सो कैलकुलेट मास फॉर गिवन ग्राम। ओके, तो अगर हम बात करें इसमें कि ये कैसे यूज करना है, तो एक एग्जांपल से इसको भी हम समझ लेते हैं। तो आइए हम बात करें इसमें। देखिए एक एग्जांपल अगर हम लें, जैसे क्वेश्चन में दिया गया, देखो ध्यान से, कि हमारे पास है Mg with O2 gives MgO। ठीक है, अब मास मेथड में हम तब यूज करते हैं, देखो सब मेथड का अलग अलग बेनिफिट है। मास मेथड तब यूज करते जाता है कि जब मास दिया और मास ही कैलकुलेट करना हो। तो देखिए सपोज इसके बारे में अगर हमको दिया जाता है कि इसका दिया है 1.2 ग्राम और इसका मास हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है। पहले हम इक्वेशन बैलेंस कर लें, तो Mg एक है, O2 हो गया बैलेंस। तो पहले हम क्या कर लें, इसके कोफिशिएंट कर लें, तो क्या लिखेंगे 1 मोल Mg gives 1 मोल MgO। पहले आप उनके कंपेयर कर लो। फिर 1 मोल का कितना होता है वेट, 24 ग्राम Mg gives 1 मोल MgO कितना होगा, 40 ग्राम। फिर तीसरा स्टेप क्या है, 1 ग्राम के लिए निकाल लो। सो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 24, ये 1 ग्राम के लिए हो जाएगा। फिर जितने मास के लिए दिया गया उतने मास के लिए कैलकुलेट कर लो। तो 1.2 ग्राम से कितना मिलेगा MgO, सो 1.2 ग्राम, 1 ग्राम के लिए इतने हैं, तो 1.2 के लिए 40 24 इंटू 1.2 ग्राम।
आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 और ये आंसर आ जाएगा 2 ग्राम। ये हो गया 4 × 12, तो ये 1/2, 4/2 मतलब 2 ग्राम। अब आप चाहे तो इसको मोल मेथड से सॉल्व कर लो, या तो फिर आप इसको मास मेथड से सॉल्व कर लो, या फिर पीओएसी से सॉल्व कर लो, आपसे हर सब में आंसर सेम ही आएगा। आगे बात समझ में? तो हम ये यूज करते हैं मास मेथड के लिए कंसेप्ट। एक मेथड और मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उस मेथड को हम डिटेल में आगे काफी पढ़ेंगे जब हम टाइट्रेशन वगैरह के कंसेप्ट को समझेंगे। टाइट्रेशन वगैरह के कंसेप्ट को, टाइट्रेशन का मतलब क्या हुआ? एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ठीक है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो टाइट्रेशन जब हम करवा रहे हैं तो उस केस में उसको हम इक्विवेलेंट वाले कंसेप्ट को ज्यादा यूज करते हैं, बट तो भी आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसमें एक और मेथड की, जिसका नाम है इक्विवेलेंट मेथड। मेथड में इक्विवेलेंट मेथड, उसके लिए हमको एन फैक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। एन फैक्टर क्या होता है? तो एन फैक्टर हम तब यूज करते हैं जब इक्विवेलेंट हम वेट निकालते थे। तो एन फैक्टर ये हो सकता है नंबर ऑफ H+ हो सकता है, तो इसे वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ H+ एसिड के लिए, बेस के लिए नंबर ऑफ OH, ठीक है, सॉल्ट के लिए चार्ज ऑफ केटायन और एनायन वैल्यू, या फिर मेटल के लिए उसकी वैलेंसी, नॉन मेटल के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर अलग अलग हमारे पास जो रिडॉक्स की आती हैं तो उसमें भी हम देखते हैं। तो इक्विवेलेंट मेथड में हमको क्या चाहिए होता है? एन फैक्टर। तो अगर आपको एन फैक्टर आता नहीं है निकालना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको एन फैक्टर इक्विवेलेंट मेथड का कंसेप्ट भी बता दूंगा। तो अगर हम बात करें इक्विवेलेंट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। मोल की जगह कई बार क्वेश्चन मोल नहीं दिया होता तो हमको क्या दिया होता है? मोलरिटी। और हमने ये पहले समझा है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर। लेकिन वॉल्यूम यहां किस में होना चाहिए? लीटर में, ठीक है। और यहां पे हमारे पास भी हम लिख सकते हैं मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में, इंटू एन फैक्टर। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? इक्विवेलेंट। इतना क्या कहलाएगा हमारे पास? इक्विवेलेंट। और अगर मैं वॉल्यूम ml में ले लूंगा तो क्या कहलाएगा? मिली इक्विवेलेंट। या अभी जैसे समझो कि ये हमारे पास मोल है, तो मोल इतना हम यूज को बोल रहे हैं लीटर में, तो लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं, एन फैक्टर यूज ना करूं, मैं अगर वॉल्यूम ml में लूंगा तो क्या कहलाएगा? मिली मोल। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml मिली मोल, और मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर कॉल्ड मोल। इक्विवेलेंट, अगर हम यहां पे इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट का मतलब हो जाएगा कि वॉल्यूम लीटर में ली जाए एन फैक्टर के साथ, और मिली इक्विवेलेंट में बोल रहा हूं तो वॉल्यूम किस में यूज हो जाएगी? हमारे पास ml में। तो हम इसको नॉर्मेलिटी में भी यूज कर सकते हैं इक्विवेलेंट के लिए। आगे बात समझ में? तो इक्विवेलेंट हम नॉर्मेलिटी वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर हमको नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन मालूम हो। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या है? विद देयर एन फैक्टर। तो एसिड के लिए नंबर ऑफ H+, बेस के लिए हमारे पास नंबर ऑफ OH, सॉल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑफ केटायन और एनायन, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, जैसे एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया गया 0 पॉइंट या कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर K2Cr2O7 needed to oxidize 0.25 molar of 35 ml फेरस सल्फेट। कितना वॉल्यूम लगेगा? सॉल्व करने के 3-4 तरीके हैं। या तो हम फिर इक्वेशन पूरी लिख लें, मोल मेथड लगा दें, पीओएस लगा दें, या फिर हम रिडॉक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस करके कर लें, या फिर हम यहां से हमको अगर एन फैक्टर की नॉलेज है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं एक लाइन में टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन। तो देखो यहां पे हमको मोल अगर हमको यूज करना है तो मोल अगर हम देखें तो मोलरिटी 0.1, वॉल्यूम हमको इसका निकालना है, ठीक है। यहां पे लेकिन 35 ml दिया है, तो वॉल्यूम अगर आप यूज कर रहे हो तो ml में तो 1000 दोनों के लिए कॉमन होगा, या लीटर में करो तो 1000 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है।
तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों की तरफ वो कॉमन हो जाएगा। तो 0.1 इंटू वॉल्यूम और इसका एन फैक्टर K2Cr2O7, तो K2Cr2O7 जो रहता है एसिडिक मीडियम में, जब तक दिया ना तो बाय डिफॉल्ट एसिडिक मीडियम लेते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास +3 में, और K2Cr2O7 के लिए तो एक ही हम यूज करते हैं +3। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाएगा +12 और वहां पे 2 क्रोमियम होंगे जो कि रिड्यूस होंगे, तो किस में आएगा वो टोटल +6 में। देखिए यहाँ पे इस तरह से Cr2 और यहाँ पे 2Cr ये होगा, तो ये +3 में जाकर रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्रोमियम का +6 है तो 2 क्रोमियम का +12, एक क्रोमियम का +3 तो 2 क्रोमियम का +6, तो डिफरेंस कितना आया इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा 6। यहां पे अगर हम बात करें नेक्स्ट फेरस सल्फेट को लेकर, इसकी मोलिटी दी है 0.25, वॉल्यूम 35, और इसके एन फैक्टर की बात करें तो एन फैक्टर फेरस अगर ऑक्सीडाइज होगा तो किस में जाके ऑक्सीडाइज होगा फेरिक में, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा 1। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14.5 ml के आसपास। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट मेथड को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसके और भी ज़्यादा एप्लीकेशन है जो आगे चल के हम नए टॉपिक में कवर करते हैं, लाइक रिडॉक्स टाइट्रेशन, सिंगल टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन। ओके, तो इसके आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लाइक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वगैरह हो गया, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, एनालिसिस ऑफ मिक्सचर बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड मेटल ऑक्साइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।